आपने कभी ये सोचा है कि अगर लाखों करोड़ों किलोमीटर का रास्ता हम झट से तय कर लेते तो कितना अच्छा होता। अब आपको शायद लग सकता है कि मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, या फिर शायद मैं किसी मैजिक के बारे में बात कर रहा हूँ। जी नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे पॉसिबिलिटी के बारे में बात करूंगा जिससे शायद ये मुमकिन हो। इस वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि आज मैं बात करूंगा वर्म होल के बारे में। हेलो यूट्यूब, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं शाइनिंग टेक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। साइंटिस्ट जो स्पेस को लेकर रिसर्च करते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ऐसे में आपके मन में शायद कभी ना कभी ये सवाल आया ही होगा कि सिर्फ हम ही अकेले हैं अर्थ पे, कहीं और किसी प्लेनेट पे कोई लाइफ नहीं है। खैर, इसका जवाब तो मैं किसी और वीडियो में डिटेल में दूंगा। अब साइंटिस्ट ढूंढते ढूंढते कभी कभार कुछ ऐसे प्लेनेट भी ढूंढ ही लेते हैं जहाँ पे शायद लाइफ मौजूद हो सके, लेकिन इनमें प्रॉब्लम यही है कि ये सारे प्लैनेट्स इतने ज़्यादा दूर है, हज़ारों लाखों लाइट ईयर्स, कि वहाँ तक आज के टेक्नोलॉजी में पहुँचना बिल्कुल भी नामुमकिन है। अब यहाँ पे एक लाइट ईयर यानी कि लाइट जो है वो एक साल में जितना दूरी ट्रैवल करता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे हम स्पेस शिप से पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं बता दूँ कि स्पेस शिप से भी अगर पहुँचेंगे ना तो उसमें भी लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। अब हम इंसान जीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, तो ऐसे में इतना ज़्यादा ट्रैवल करना हम लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा स्पेसशिप बना ले जो लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करे तो शायद वहाँ पे पहुँच सकते हैं। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लाइट के स्पीड से या उससे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकता। सीधे भाषा में ऐसा कुछ भी बनाना अभी मुमकिन नहीं है जो लाइट के स्पीड में या उससे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सके। तो ऐसे में हम उन प्लैनेट्स तक पहुँचेंगे कैसे? शायद एक दूसरा रास्ता भी है जो कि है वर्म होल्स। अब शायद क्यों, ये आपको आगे पता चल जाएगा। सर आइजैक न्यूटन के थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका ग्रेविटी उतना ज़्यादा होगा। यही रीज़न है हम लोग अर्थ पे है, ना कि आसमान में फ्लाई करते हैं। लेकिन बता दिया था कि ग्रेविटी तो है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था ये क्यों है और ये काम कैसे करता है। अब 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये कहा था कि ग्रेविटी स्पेस टाइम में आए विकृति की वजह से काम करता है। अब यहाँ पे स्पेस टाइम क्या है ये मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आसान भाषा में ये कुछ ऐसा है जो स्पेस और टाइम को एक साथ अटैच करता है। यूनिवर्स में जिस भी किसी ऑब्जेक्ट का साइज और मास ज़्यादा होता है वो स्पेस टाइम को ज़्यादा मोड़ता है। अब मान लीजिए आपने किसी पेपर या क्लॉथ के ऊपर एक भारी ऑब्जेक्ट और एक हल्के ऑब्जेक्ट को रखा है, तो जो भारी ऑब्जेक्ट है वो उस हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा। आइंस्टाइन के मुताबिक यही है ग्रेविटी। अब वर्म होल का कॉन्सेप्ट भी इसी स्पेस टाइम के विकृति के ऊपर है। आइंस्टाइन और नेथन रोजन का ये मानना था स्पेस टाइम में विकृति की वजह से कभी कभी कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बन जाते हैं जो ना ही सिर्फ दो अलग जगहों को जोड़ते हैं बल्कि दो अलग टाइम पीरियड्स को भी जोड़ते हैं। अब इस पेपर पे मान लीजिए ए है प्लेनेट अर्थ और बी है बहुत दूर का कोई प्लेनेट, मान लीजिए कि ये प्लूटो है और ये पेपर है स्पेस टाइम। तो ऐसे में अर्थ से प्लूटो तक स्पेसशिप में जाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन अगर हम स्पेस टाइम को ऐसे मोड़ दे तो यहाँ प्लेनेट ए से प्लेनेट प्लूटो में जाने के लिए जो वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कम लगेगा। यही है वर्म होल। पर वर्म होल सुनने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर क्या ये सच में है? आइंस्टाइन के थ्योरी के मुताबिक तो ये है, लेकिन साइंटिस्ट को आज तक कोई भी वर्म होल नहीं मिला है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है वर्म होल अपने आप ही क्रिएट होते हैं और अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सपोज हमें कोई वर्म होल मिल भी जाए तो ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि ये डिटेक्ट में भी नहीं आते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए हमने अगर किसी वर्म होल को डिटेक्ट कर भी लिया तो ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, इनमें से स्पेसशिप तो छोड़िए कोई एस्ट्रोनॉट भी नहीं जा पाएगा। तो इनके जो साइज़ है उनको बढ़ाना पड़ेगा। अब इसी साइज़ को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए एग्जॉटिक मैटर, आसान भाषा में कुछ ऐसा जिसका मास हो नेगेटिव। मान लीजिए स्पेस टाइम एक ट्रैम्पोलिन है। अब उस पर कोई भी पॉजिटिव मास जैसे कि एक बॉल को छोड़ेंगे तो वो ट्रैम्पोलिन के अंदर जाएगा, लेकिन यहीं पे एग्जॉटिक मैटर ट्रैम्पोलिन को बाहर खींचेगा।
ठीक इसी तरह एग्जॉटिक मैटर वर्म होल को बाहर खींचेगा और उसके साइज को बढ़ा देगा। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हमें एग्जॉटिक मैटर भी अभी तक नहीं मिला है। अब मान लीजिए कि हमें एग्जॉटिक मैटर भी मिल गया, लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है वर्म होल में एग्जॉटिक मैटर के अलावा जो भी कुछ घुसेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वर्म होल को ढूंढ लिया, एग्जॉटिक मैटर भी हमें मिल गया, वर्म होल से ट्रैवल करने का रास्ता भी हमने खोज लिया, फिर भी प्रॉब्लम ये है कि वर्म होल सिर्फ दो अलग जगहों को ही नहीं जोड़ता है, दो अलग टाइम्स को भी जोड़ता है। तो ऐसे में ये भी मुमकिन है जो भी कोई वर्म होल से ट्रैवल करेगा वो प्रेजेंट में ना जाके पास्ट या फ्यूचर में चला जाए। तो ऐसे में प्रेजेंट में अपने टाइम में फिर से वापस आना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। आज हमारे पास खैर ऐसा तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतना सब कुछ कर पाए, लेकिन शायद फ्यूचर में ये सब कुछ मुमकिन होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आप लोगों को वर्म होल के बारे में बेसिक आइडिया आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपके प्यार और मोहब्बत से ही आगे बढ़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, थैंक